Hello, dear students. Good morning, all of you. Today we will discuss about the very important principle, that is superposition principle, which is used in our physics for simplification of many types of phenomena. One of the phenomena, that is electric forces more than two charges, and we want to be simplify them, and we want to be calculate the forces on any charge due to more than one charges. Then we will apply the superposition principle and get the easy way to find the result. Okay, तो बच्चों देखिए, पहली चीज ये है कि कूलम्स लॉ जो है ना, जब हमें दो चार्जेस दिए होते थे तो दोनों चार्जेस के कारण एक दूसरे पर हम फोर्स को कैलकुलेट कर लेते थे उस फॉर्मूले को यूज कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², है ना, दैट इज कूलम्स लॉ। और ये कूलम्स फोर्स का, ये जो फोर्स एक दूसरे के बीच में चार्जेस एक्सर्ट करेंगे, उनका ये आउटकम आ जाता है। तो देखिए, इस फॉर्मूले में दो चार्जेस को ही लेना होता है, Q1 Q2। एक चार्ज वो होता है जिसपे फोर्स लग रहा है और एक चार्ज वो होता है जिसपे फोर्स लगाया जा रहा है। अगर दो चार्जेस हैं तो दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड होता है। सब सारी चीजें हम लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में इसको क्लियर किया है। लेकिन अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे दो चार्जेस ना होकर कई सारे चार्जेस हो जाए, मोर देन टू चार्जेस, और उसके कारण किसी एक चार्ज पे अगर हमको फोर्स निकालना हो, तो हाउ टू? दिस इज वेरी कम्बरसम टास्क एंड वी विल वेरी tedious way to achieve the result. Okay, there is so many tedious way, but there will be the important principle are there. With the help of this principle, we can easily find the result and easily find the forces on any charges due to n number of charges which are surrounding there. जैसे अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे मैंने 4 चार्जेस लिया है, कंसिडर किया है, Q1 Q2 Q3, और इन तीनों चार्जेस के कारण यहाँ पे एक प्लस Q चार्जेस में मैं फोर्स निकालना है। तो करेंगे क्या? देखिए, आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यहाँ यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर दो से अधिक चार्जेस हों और उन सारे चार्जेस के कारण किसी भी एक चार्ज पर अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना हो, तो उन सारे चार्जेस के कारण आप अलग अलग उस चार्ज पे, जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है, उस चार्ज पे आप सभी का फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। Q1 के कारण उस चार्ज पे फोर्स निकाल लीजिए, Q2 के कारण उस चार्ज पे फोर्स निकाल लीजिए, Q3 के कारण उस चार्ज पे फोर्स निकाल लीजिए, और भी चार्जेस हो तो उसके कारण आप फोर्स निकाल लीजिए उस चार्ज पे। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, इन सारे फोर्सेस जो आए हैं आपके, ये सारे जो फोर्सेस आए हैं सभी का क्या करिए, वेक्टर सम कर दीजिए। ये सारे फोर्स निकाल कर इन तीनों को क्या करिए, सिंपली वेक्टर सम कर दीजिए। वेक्टर सम मतलब Fn फॉर नेट टोटल, F1 प्लस F2 प्लस F3 जोड़ दीजिए। और भी चार्जेस होते हैं, और भी फोर्स आते हैं, तो उसके साथ आगे जुड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को जब जोड़ेंगे तो वी विल गेट अ नेट फोर्स ऑन दैट चार्जेस। ठीक है, और हमें वो रिजल्ट फाइनली मिल जाएगा कि वो फोर्स होगा क्या, वो नेट फोर्स होगा क्या। तो यहाँ पे हम इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं और नेट फोर्सेस का कैलकुलेशन करते हैं। तो समझ सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज फॉर कैलकुलेटिंग द नेट फोर्स ऑन एनी चार्जेस ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। n मतलब कुछ भी हो सकता है, मोर देन 2, 3, 4, 5, 6 एनी चार्जेस। ठीक है, तो यही है, किसी भी चार्ज पे द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट चार्जेस इज द वेक्टर सम। किसी चार्ज पे कोई फोर्स कैलकुलेट करना है तो दैट फोर्स इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस acting on the point charge in a system of point charges due to all other rests of charges। ठीक है, तो उस पॉइंट चार्ज पर जितने रेस्ट चार्जेस हैं सबके कारण बारी बारी से फोर्स निकाल कर उसको हम क्या करेंगे, एडप्ट कर देंगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा, और इस फेनोमेना का, और सॉरी, इस प्रिंसिपल का जो आपका थ्योरी पार्ट है उसको आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम चलते हैं आगे और हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आज का लेक्चर हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के बाद एंड करेंगे, और नेक्स्ट हमारा जब लेक्चर आएगा वहाँ से हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आइए हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेसिस पे, और इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा और इसको सॉल्व भी करेंगे।
मैं कुछ का हिंट दे देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे और फिर मुझसे कोई डाउट होता है तो आस्क इन द कमेंट बॉक्स और एनी अदर मेथड्स. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव चार्जेस +2 microcoulomb and -16 microcoulomb are separated by a distance of 20 centimeter. Full stop. Calculate the force experienced by each. आपको बताना है कि दो चार्जेस हैं, दोनों 20 सेंटीमीटर पे सेपरेट हैं, दोनों पे एक दूसरे के कारण फोर्स का अमाउंट क्या होगा. तो सिंपल है, आप कूलम से लगा देंगे. ठीक है, तो 1/4πε0 Q1 क्या हो जाएगा +2 और Q2 क्या हो जाएगा -16. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, डायरेक्ट कूलम्स लॉ को आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. ठीक है, Q1 आपका +2 माइक्रोकूलम, ठीक है यहाँ पे, और Q2 आपका -16. तो यहाँ पे अपने अप्लाई कर दिया. F1 इज इक्वल टू दैट इज यू विल गेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, देखिएगा आपका क्या आता है. ठीक है, यहाँ पे ये आप उसको छोड़ दीजिए, अपना मल्टीप्लिकेशन करके. आइए कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अनदर टॉपिक्स पे, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक से, तो उसको आप देख लीजिए और पॉज करके इसको नोट्स कर लीजिएगा. ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, बात कंसेप्चुअल है, जस्ट थिंक अबाउट इट. वाई आर द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट इज स्लाइटली कंडक्टिंग. आपको पता होना चाहिए कि जो एयरक्राफ्ट का जो टायर है ना, जो हवाई जहाज़ होती है उसकी जो टायर्स होती हैं, while taking take off and landing they are more conductive. Okay, and you will see that कि there will be so much कुछ चिंगारियाँ टाइप का उसमें कुछ निकलती हैं, है ना. तो you will see कि why it is so that. It is so that because during landing and take off उस टायर एंड ग्राउंड के बीच में जो सरफेस है उनके बीच में काफ़ी फ्रिक्शंस होते हैं. ठीक है, और हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि तीन ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके कारण चार्ज प्रोड्यूस होते हैं सरफेस पे किसी भी मटेरियल के, और वो मेथड आपको पता होगा. पहला मेथड ही था हमारा बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन, दूसरा था बाय कांटेक्ट एंड थर्ड वन इज बाय इंडक्शन. इंडक्शन में हम थोड़ा सा दूर रखते हैं मटेरियल्स को, ठीक है, और उसमें से एक चार्ज होता है, और जब कांटेक्ट में होता है तो कांटेक्ट में भी एक मटेरियल चार्ज होता है, एक अनचार्ज होता है, लेकिन उसमें हम कांटेक्ट में रखते हैं, दोनों को चिपका के रखते हैं. और आपका रबिंग में दो मटेरियल्स अनचार्ज होते हैं, उनको केवल हम सिंपली फ्रिक्शन रब करते हैं, राइट. तो इसमें एयरक्राफ्ट का जो टायर है, ठीक है, दैट इज़ रबर, और वो सॉलिड यानी सरफेस पे जब आपका लैंडिंग होती है तो फ्रिक्शन होता है उन टायर्स एंड ग्राउंड सरफेस के बीच में. और फ्रिक्शन से होता क्या है कि हम जानते हैं फ्रिक्शन इज़ वन ऑफ द मेथड टू प्रोड्यूस अ चार्ज. इसके कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है दोनों के बीच में. ठीक है, टायर पे पॉजिटिव एंड ग्राउंड पे नेगेटिव रेस्पेक्टिवली हो सकता है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्ज जनरेट होने के कारण अब स्टैटिक चार्ज है, देयर विल बी प्रोड्यूस अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एंड जिसके कारण होता क्या है, विच लेड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द टायर. टायर में चार्ज एक्यूमुलेट हो गया बहुत ज़्यादा, और उसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी आई. इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता क्या है कि वो टायर जो होता है दैट इज स्लाइटली कंडक्टिंग सो दैट चार्जेस आर अर्थेड. तो उसमें होता क्या है, जब चार्ज प्रोड्यूस हुए वो चार्ज अर्थ से कॉन्टैक्ट होकर वो अर्थ की तरफ मूव करते हैं, तो यू विल सी दैट कि देयर विल बी सम एक्सप्लोजन. ठीक है, चिंगारियाँ निकलते हैं, चिंगारियाँ ऐसे निकलती हैं, वो चार्जेस जो डेवलप हुए ना टायर पे वो अर्थ की तरफ जाने लगते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑफ द फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, आप पॉज करके इसका नोट्स बना लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्रॉब्लम 2 पे. इसमें आपको सोचना है और मैं हिंट देता रहूँगा. देखिए क्वेश्चन है, पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल. ओके, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज. जब हम पॉलीथीन को रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं वूल से, ऊन से, ठीक है ना, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसका अमाउंट कितना होता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम. ठीक है, तो हमारा Q यहाँ पे दे दिया है कितना 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको पहला क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. अब आपको नंबर्स निकालने, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकालने कि कितने नंबर ट्रांसफर हुए हैं वूल से पॉलीथीन में. तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, चूंकि वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और वूल कैसा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस से निकलता है वो पॉजिटिव और जहाँ से जाता है वो नेगेटिव.
ठीक है। तो आप नंबर देखिए, अब एक्चुअली हम जानते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है कि चार्जेस होते हैं ना वो कंजर्व होते हैं, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी डेवलप होगा सेम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जितना पॉजिटिव चार्ज बनाया है जिस मटेरियल से वो निकला है, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज सामने वाले मटेरियल पे बनाएगा जहाँ पे वो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो चार्ज का कंजर्वेशन है, यहाँ से हम n जो होगा दोनों पे सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस बोथ सब्सटेंस यानी पॉलीथीन और वूल पे नंबर ऑफ चार्जेस सेम होंगे। अब चूंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वन ऑफ द चार्जेस इज इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको क्वांटाइजेशन का फॉर्म पता है, क्योंकि क्यू के अंदर है क्या, क्यू नथिंग बट इट इज एन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि वो डिपेंड करेगा कि उसका चार्ज का अमाउंट कितना है। तो चूंकि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ चार्ज का अगर टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है और एन टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, चूंकि n इंटू इन है यानी कि n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है ना, n इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और ये पूरा दिया हुआ है आपका, पूरा जो चार्ज है, पूरा जो n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंटेन है उनके पास पूरा चार्ज कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁷। तो आपको यही n निकालना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁷, यानी कि n इज इक्वल टू अगर आपका आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, तो यहाँ से आप n निकाल सकते हो, क्या करोगे यहाँ पे डिवाइड कर दोगे e का। e क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और E का कितना होता है, E कितना होता है, देखिए ये होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है ना ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, जो आंसर आएगा आप यहाँ मेंशन कर देना, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको पूछा है इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। सोचिए मास का क्या ट्रांसफर होगा, क्या इलेक्ट्रॉन निकला है तो मास, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो क्या मास का ट्रांसफर होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि आप जानते हो ना इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 यस केजी, किलोग्राम। तो अगर आपका n यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ट्रांसफर हुए हैं, आपने जो कैलकुलेट किया है उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया x इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो n x इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होंगे तो x इलेक्ट्रॉन उतने मास को भी तो लेके जाएंगे, यानी कि जो मास ट्रांसफर होगा mt, दैट इज ये x जो अमाउंट आया है इलेक्ट्रॉन का, उसमें हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई, यानी कि वंस अगेन आई विल रिटन इट दैट कि जो मास ट्रांसफर होगा mt, दैट इज जो आपने कैलकुलेट करेंगे x, यानी जो अभी इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर आएगा उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, दैट इज गिवन एट 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, और यही आपका होगा मास ट्रांसफर्ड का आंसर जो आपका कैलकुलेशन के बाद आएगा। सिंपल। तो होप सो कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ही है, तो मैं आपको यहाँ पे थिंकिंग के लिए दे देता हूँ क्वेश्चन, तो आप इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे और नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछोगे या आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू कैन आस्क मी, ओके। या आप पहले इसको ट्राई करना, बुक्स पढ़ना, ठीक है, नोट्स मेरे पढ़ना, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको इस वीडियो लेक्चर में उसको पॉज करके आपको नोट भी करते रहना है, ठीक है ना, वो खुद ही कंसाइज है, ठीक है, वो नोट्स ही फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचिए और मुझे बताइए, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास प्रॉब्लम्स रिमेन एक्टिव रहते हैं तो फिर मैं इसको डिस्कशन कुछ हैं तो उसको आप ध्यान से समझना। तो इसके क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले डिस्कस करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा, तो ये आप इसका आंसर दोगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपका ये होमवर्क है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू तो नहीं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जो टाइप है आपका 1 और 2 मार्क्स में, दैट कैन बी दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दैट पोर्शंस, ओके। यू शुड बी लर्न एंड राइट इन योर नोटबुक्स दिस होमवर्क, ओके। और जो मैंने ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स कराए उसको भी नोट करेंगे, और एज वेल एज आप जो कॉपी और जो आप रेफरेंस बुक आप ले, जो भी आपका है, वैसे मैं तो एनसीईआरटी बोला हूँ लेकिन यू कैन फ्री कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो और प्रैक्टिस करिए उसके क्वेश्चंस के, ठीक है।
यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि हर क्वेश्चन कराएं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दैट कैन बी इंक्लूडेड है, ओके, जिस बेसिस पे सारे क्वेश्चंस लग जाएं, ठीक है। तो आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, के क्वेश्चंस करा दिए हैं, चार्ज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स कराए हैं, जो भी उसकी थीरीज है, सभी आपको लर्न होना चाहिए, अभी का अभी उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ क्वेश्चंस कूलम्स ला के करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।